देखिए, कोई भी कंपनी या तो प्रोडक्ट्स में डील करती है या फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बहुत सारे प्रोडक्ट किसी कंपनी के डिक्लाइन स्टेज में हैं, तो दैट मीन्स फ्यूचर में उसका प्रॉफिट बहुत डाउन होने वाला है, जिससे एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट में और एम्प्लॉयर को बिजनेस चलाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आइए आज समझते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सप्लेन, जिसमें सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझेंगे, फिर समझेंगे क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या स्टेजेस होती है, फिर हम इसको एनालाइज करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब जैसे अगर हम एक ह्यूमन की एज की बात करें, सबसे पहले कोई इंसान बच्चा होता है, किड होता है। उसके बाद वो ग्रो होना स्टार्ट होता है, तो हम कहते हैं कि अब ये एडल्ट हो चुका है। उसके बाद जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, फिर वो मैच्योरिटी के स्टेज में आता है और फाइनली वो ओल्ड होता है। ऐसे ही प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से पास आउट होता है। अगर कोई प्रोडक्ट नया नया बना है, तो वो भी इंट्रोडक्शन स्टेज में है, उसे अभी कोई नहीं जानता। उसके बाद जैसे जैसे लोग उसे जानने लगते हैं, उसकी सेल बढ़ने लगती है उस प्रोडक्ट की, तो हम कह सकते हैं कि अब वो ग्रोथ स्टेज में आ चुका है। फिर जब बहुत सारे कस्टमर उसको जानते हैं, जितने मैक्सिमम लोगों को वो सेल कर सकता है, उतनों को वो ऑलरेडी कर रहा है। फिर वो आ जाता है मैच्योरिटी स्टेज में और फाइनली पीक पर पहुंचने के बाद वहां से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कंपिटिटर्स भी आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जैसे एक फैमिली में अलग अलग एज ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं, ऐसे ही एक कंपनी में अलग अलग प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल हो सकते हैं। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली क्या बताता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सेल्स और प्रॉफिट की हिस्ट्री और उसके स्टेजेस बताता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो सेल नहीं कर पा रहे आप उसको, या फिर उससे आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे, तो हम ये कहें कि ये जो प्रोडक्ट है अब खत्म हो चुका है। तो दैट मीन्स प्रोडक्ट की लाइफ जो है, वो पता लगती है कि वो सेल हो पा रहा है या नहीं, या फिर उससे हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं या नहीं। तो इसीलिए सेल और प्रॉफिट की हिस्ट्री से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और इसकी स्टेजेस पता करते हैं। तो ये तो बात हुई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मीनिंग की। आइए अब समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। और मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले देखिए कि कंपनी जो है, वो अपना प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करती है। सेल कैसे इंक्रीज करेगी, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करेगी। इसमें कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो प्राइस में इंक्रीज कर देगी, या फिर वो कॉस्ट को डिक्रीज करेगी, या फिर इसमें एडवर्टीजमेंट पर फोकस कर सकती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कब सेल को इंक्रीज करना है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कब प्राइस को इंक्रीज करना है, या फिर कब कॉस्ट में रिडक्शन करनी है। ऐसा नहीं किया तो बहुत गलत हो सकता है। जैसे देखिए, अगर कंपनी इंट्रोडक्शन स्टेज में है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट जो है उसका लाइफ साइकिल इंट्रोडक्शन स्टेज में है, और कंपनी उसके कॉस्ट रिडक्शन में लग जाती है, तो क्या ये डिसीजन सही है? द आंसर इज नो। क्योंकि देखिए, जब कोई प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में है, दैट मीन्स अभी उसे कोई नहीं जानता। तो सबसे पहले आप उसको कॉस्ट रिडक्शन करने से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसकी एडवर्टीजमेंट करें। जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे, उतने लोग, उतने कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को जानेंगे और आपके प्रोडक्ट से जुड़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में एडवर्टीजमेंट करना बहुत जरूरी होता है, एज कम्पेयर टू रिडक्शन इन कॉस्ट। तो इस हिसाब से किस लाइफ साइकिल में है प्रोडक्ट, किस स्टेज में है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है, जिससे कंपनी सही टाइम पे सही प्रॉफिट अर्न कर पाए और अपने प्रॉफिट के लेवल्स को मैनेज कर पाए। तो इसलिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम समझते हैं इसकी स्टेजेस क्या होती है। देखिए, जैसा हमने देखा था कि सबसे पहले इसकी स्टेज आती है इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि प्रोडक्ट अभी नया नया है, उसे कोई नहीं जानता। आपने अभी प्रोडक्ट बनाया, अब आप उससे सोच रहे हैं कि ये बेचे कैसे। तो इस टाइम पर सेल्स तो लो होगी और प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होता। जैसे देखिए, अगर आप बात करें हम एज अ पर्सन, पहले हम स्टडी करते हैं, उसके बाद जॉब मिलती है। ऐसा नहीं होता कि जॉब मिलने के बाद आप उस पर्टिकुलर जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप स्टडी करें। पहले आपको स्टडी करना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर कोई प्रोडक्ट है, पहले आप उसे लोगों तक पहुंचाएंगे, उसके लिए आप प्रमोशन करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। बट यहाँ इसमें चार कॉन्सेप्ट आते हैं।
क्या जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं उसका प्राइस आप हाई रखेंगे? अब हाई प्राइस लो प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है? अब जैसे देखिए, अगर आप एक बार प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आएगी तो कस्टमर जो है, हो सकता है एक दो बार तो प्रोडक्ट आपका ले ले, बट उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो नहीं लेगा, क्योंकि कस्टमर जो है, जो भी उसने खरीदना है उसके हिसाब से वो अपना भी एक मंथली बजट बनाकर चलता है। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट का प्राइस रख लिया 100 रुपीज, तो आप उसको 101 105 तक कर सकते हैं, बट 100 से 200 300 नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्राइस को फर्स्ट टाइम डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें चार स्ट्रेटेजी होती है। पहला, हाई प्राइस हाई प्रमोशन। हाई प्राइस और हाई प्रमोशन, जब भी आप बात करते हैं हाई प्राइस की, दैट मीन्स हम बहुत सारी कम्युनिटी ऑफ पीपल को अप्रोच नहीं कर रहे, हम एक स्पेशल क्लास को अप्रोच कर रहे हैं। जैसे कोई मर्सिडीज है, वो हाई प्राइस आप उसका रख सकते हैं। उसके साथ अगर आप हाई प्रमोशन कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने कंज्यूमर जो है उनकी नीड जनरेट कर रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है बिना एडवर्टीजमेंट के भी स्मूथली बिक सकता है, लोग माउथ पब्लिसिटी करेंगे, एक बार अगर कोई खरीदेगा तो बार बार फटाफट फटाफट वो बिकेगा, तो वहां आप हाई प्राइस और लो प्रमोशन की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जब आप बहुत सारी मास कम्युनिटी को अप्रोच करना चाहते हैं, तो उस केस में आप लो प्राइस रख सकते हैं। बट अगर आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल्फ पुश नहीं होगा, आपको लोगों तक पहुंचाना है इंफॉर्मेशन कि अब आपका ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, उसके लिए लो प्राइस और हाई प्रमोशन की स्ट्रेटेजी आप फॉलो करें। बट अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है बहुत हाई डिमांड है, आपने जैसे ही बनाया वो फटाफट बिकेगा, तो उस केस में लो प्राइस और लो प्रमोशन की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। ये तो बात हुई इंट्रोडक्शन स्टेज की। अब समझते हैं ग्रोथ स्टेज। अब जैसे देखिए, आपकी जॉब लग चुकी है, उसके बाद आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी जॉब में? अगर आप सेम काम करते रहेंगे तो ग्रोथ बहुत कम मिलेगी या फिर ना के बराबर। तो ग्रोथ लेने के लिए आपको अपने स्किल्स जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा, जिससे आपको और मनी आप अर्न कर पाए। तो ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है प्रोडक्ट में। जब प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में होता है, तो उसको इम्प्रूव करनी होती है अपनी क्वालिटी, कुछ नए फीचर, कुछ स्टाइल इंप्रूव करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, तो प्रमोशन यहाँ भी होगा। अब जॉब में एक कॉन्सेप्ट और होता है, या तो आप अपने स्किल्स को बढ़ाएं, या फिर आप कर सकते हैं कि मल्टीपल जॉब्स ले लें। जैसे आप डे शिफ्ट में भी जॉब कर रहे हैं और पार्ट टाइम आपने नाइट शिफ्ट के लिए भी कुछ रख लिया, तो अगर आप दो जॉब लेते हैं तब भी आप एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते हैं। तो कंपनी में ग्रोथ स्टेज में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो इस केस में क्या होता है कि कंपनी एनहेंस करती है कस्टमर को अप्रोच करने का तरीका। कंपनी क्या करती है, एक और ब्रांच खोल लेती है, नया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोल लेती है, या फिर किसी थर्ड पार्टी जो एजेंट होता है उसके साथ कॉन्टेक्ट में आती है, जिससे उसका प्रोडक्ट और ज्यादा बिक सके, क्योंकि जो ग्रोथ हो रही है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये तो बात हुई ग्रोथ स्टेज की। अब समझते हैं मैच्योरिटी स्टेज। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ जो सेल जितनी किसी प्रोडक्ट की हो सकती है, वो पीक लेवल पे पहुंच जाती है। उसके बाद प्रॉफिट जो है पीक पे पहुंचता है, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। ऐसा क्यों है? जैसे देखिए, गिलास भरा हुआ है, अब इसमें आप और पानी नहीं भर सकते। आपके प्रोडक्ट की मार्केट में जितनी सेल हो सकती थी, आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप दिन में 8 घंटे काम कर सकते हैं, और 8 घंटे के लिए आपके पास इनफ वर्क ऑलरेडी है, तो आप नया काम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई दूसरा देखेगा कि यहाँ मार्केट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, तो वो भी उस मार्केट में एंटर करने की कोशिश करेगा, जिससे कंपटीशन इंक्रीज होगा। यहाँ आपको नए नए कस्टमर्स ऐड करने हैं, क्योंकि देखिए मेच्योरिटी में डाउन हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप कुछ पार्टीज के साथ अलाइन होंगे। जैसे आप तो 8 घंटे ही काम कर सकते हैं, बट कोई और पर्सन है, आप अपने एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं, जिससे वो अपनी सर्विसेज आपको देंगे। तो वहां 8 घंटे में ही आप ज्यादा काम कर पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास एडिशनल स्टाफ भी है, आप अकेले नहीं है। तो यहाँ इस केस में आप या तो प्रोसेस को चेंज करते हैं जिससे टाइम को रिडक्शन हो सके, नए कस्टमर्स को ऐड करते हैं, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, जो है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन में क्या होता है कि सेल्स भी गिरती है और प्रॉफिट भी गिरता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की लास्ट स्टेज होती है। अब देखिए, जैसे हमने बात करी कि आप मैक्सिमम एक दिन में 8 घंटे ही काम कर सकते हैं, बट अगर आप और काम करना चाहते हैं तो बेटर है कि आप कोई एम्प्लॉय हायर कर लें। बट इस स्टेज में क्या है कि अगर आप ऑलरेडी 100 बंदों की टीम मैनेज कर रहे हैं,
तो यहाँ आप कैसे करेंगे? क्या आप 100 से भी ऊपर मैनेज कर सकते हैं? द आंसर इज नो। तो इस केस में आपको बहुत बड़े चेंजेस करने हैं, स्ट्रक्चर में चेंज करना है, जो अपना मैनेज करने का तरीका है उसमें चेंज करना है। तो यहाँ अगर हम प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में बात करें, तो आपको प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसका कंट्रोलिंग मेथड उसको चेंज करना है। कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सपेंशन पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे हमने बात करी, आप 100 बंदों को ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं, तो आपको अपना एक्सपेंशन करना पड़ेगा, नए मैनेजर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे जिससे वो आपके बिहाफ पे कंट्रोल करें। तो यहाँ कंपनी को एक्सपेंशन पे फोकस करना पड़ेगा, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज करने होंगे टाइम से रिलेटेड, और अगर नहीं हो पा रहा तो फाइनली प्रोडक्ट को क्लोज करना पड़ेगा। या तो प्रोडक्ट में आप चेंज कर दीजिए जिससे बहुत बड़ा चेंज आए प्रोडक्ट में, बट अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, उसकी कॉस्ट भी कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो फिर फाइनली आपको प्रोडक्ट को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस की। अब समझते हैं इससे एनालाइज कैसे किया जा सकता है। अब देखिए, कंपनी में अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, हर प्रोडक्ट की अलग अलग लाइफ साइकिल होती है। तो किस प्रोडक्ट का कितना लाइफ साइकिल है, किस स्टेज में है, और उस स्टेज में आने से कितनी हमें एडवर्टीजमेंट करनी है, किस पर हमें प्राइस को बढ़ाना है, किस पर हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो अल्टीमेटली उस सबसे प्रॉफिट कितना होगा एक पर्टिकुलर मंथ में, एक पर्टिकुलर ईयर में। तो ये फ्यूचर प्रोजेक्शंस ऑफ प्रॉफिट को एनालाइज करने में बहुत हेल्प करता है, जो क्लोज टू रियलिटी होता है। और प्रोडक्ट वाइज डिसीजन लेना कि किस प्रोडक्ट को बंद करना चाहिए या किस प्रोडक्ट के लिए हमें एडवर्टीजमेंट को बढ़ाना चाहिए, तो प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज उनकी लाइफ साइकिल के हिसाब से डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि किस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा होता है या कम होता है। अब जैसे देखिए, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स की, तो उनका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अब टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत फास्ट चेंज होती है, तो कोई भी प्रोडक्ट जिस पर टेक्नोलॉजी का बहुत हाई इंपैक्ट पड़ता है, उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत छोटा होगा। बट अगर हम बात करें साबुन की, उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत बड़ा होता है। क्योंकि देखिए, इसमें क्या होता है कि साबुन जो है आज से 30 साल पहले जो बन रहा था, वही मेथड आज भी, और आज भी चल रहा है और आने वाले 20 सालों तक भी चलेगा। तो दैट मीन्स ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि किसी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 100 ईयर 200 ईयर्स तक हो सकता है, और किसी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 5 ईयर 4 ईयर तक हो सकता है। तो इंडस्ट्री वाइज भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ एज अ ओनर आप अपने पैसे लगाएं, जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट आप अर्न कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, और इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हमने समझा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।